मैं एक थोड़ा सा फीडबैक लेना हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, थैंक यू दीपक। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यात्रा भत्ता नियम में जो पहली लाइन लिखी है कि यात्रा भत्ता से तात्पर्य उस भत्ते से है जो शासकीय सेवक को लोक हित में की गई यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिया जाता है। यह हमारे फंडामेंटल रूल में लिखा हुआ है। अब इस लाइन को हम जब गौर से देखते हैं तो उसमें तीन बातें गौर करने लायक है। पहली चीज तो यह शासकीय शासकीय सेवक को मिलता है। इसका मतलब आप यदि सपरिवार यात्रा कर रहे हैं तो पूरे परिवार को नहीं मिलेगा, ये केवल शासकीय सेवक के लिए, बशर्ते स्थानांतरण पर आपकी यात्रा नहीं हुई। यदि दौरे पर है तो केवल आपको मिलेगा। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली इस चीज को देख चुका हूं कि लोग अपने परिवार का भी यात्रा भत्ता देयक मतलब साथ में वो उनकी टिकट भी लगा देते हैं। सेकंड चीज है लोकहित में की गई यात्रा होना चाहिए। ये पर्सनल काम से नहीं होना चाहिए, ये शासकीय कार्य से होना चाहिए। और लोकहित में यात्रा का अर्थ ये है कि सक्षम स्वीकृति उपरांत ही आप शासकीय कार्य से आगे बढ़ेंगे जाएंगे। और तीसरी चीज है यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि ये रिएम्बर्समेंट है। रिएम्बर्समेंट है मतलब जो आपने एक्चुअल खर्च किया है और साथ ही जो नियमानुसार आपको देय है उतनी ही राशि आपको मिलेगी। मतलब जो आपने एक्चुअल व्यय किया है और जो नियमानुसार देय है उसमें से जो कम है वो आपको मिलेगा। इसका ये इंटरप्रिटेशन भी होता है कि यात्रा भत्ता जो है ये आपकी आय का स्रोत नहीं होता, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ योर इनकम। यही कारण है कि हम यात्रा भत्ता को कभी हम अपने इनकम टैक्स में अपनी इनकम के रूप में नहीं दिखाते, क्योंकि यात्रा भत्ता को माना जाता है कि भाई ये तो आपने खर्च किया है और फिर उसको आपने प्राप्त कर लिया कार्यालय से उतना ही, आपको 1 रुपए भी आपने उससे आय नहीं कमाई। इसके अलावा यात्रा भत्ते दरों का पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं है। इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। यदि आप डीडीओ के रूप में भी काम कर रहे हैं तो इसको ध्यान देंगे कि जब आप इसको ट्रेजरी की ओर बिल बढ़ाते हैं तो इसका उसको रिवाइज नहीं कर सकते, या कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मेरी बैक डेट से मेरे को प्रमोशन मिला है या मेरा जो भी लाभ मिला है या मैं अब अधिक ग्रेड पे मैं आ गया हूं तो 6600 या 7600 में हूं तो मैं उस समय भले पात्र नहीं था पर अब तो पात्र हूं तो मैं क्यों ना हवाई यात्रा वाला बिल निकाल लूं। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसका पुनरीक्षण स्वीकार नहीं है, एक बार जो पास हो गया। इसलिए यात्रा भत्ता बिल को डीडीओ को अपनी तरफ से एक बार अपने कार्यालय में परीक्षण करने के पश्चात ही फॉरवर्ड करना चाहिए आगे। अब जिस समय यात्रा की गई है उस समय लागू नियमों से ही इसका नियमन होगा। यात्रा भत्ता का देयक आप लोगों को पता होगा कि यात्रा समाप्ति के 1 वर्ष के भीतर तक आप प्रस्तुत कर सकते हैं, पर इस दौरान हो सकता है आपका प्रमोशन हो गया, आपकी पात्रता अधिक हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। ये उस समय जो नियम थे, या हो सकता है नियम बाद में बदल गए 1 साल के अंदर, पर यात्रा करने के दौरान जो नियम प्रचलित थे उसी आधार पर यात्रा देयक आप क्लेम कर सकते हैं
और उसी आधार पर भुगतान होगा। और यात्रा भत्ता आय का स्रोत तो है नहीं, आप इसको इनकम टैक्स स्टेटमेंट में दिखाते नहीं। तो हमारा जो सिक्स पे कमीशन में सिक्स पे कमीशन के हिसाब से जो वेतन परीक्षण नियम 2009 जो बना था, जिसमें जो शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों की 5 श्रेणी बनी थी, श्रेणी ए बी सी डी ई, वह ग्रेड पे के आधार पर थी और उसी आधार पर आज भी यात्रा भत्ता जो देयक है आपको क्लेम करना होता है और उसी आधार पर भुगतान होता है। जैसे श्रेणी ए में 10,000 या उससे अधिक और HAG हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड वाले अधिकारी आते हैं। श्रेणी बी में 7600 या उससे अधिक और 10,000 से कम ग्रेड पे वाले, और श्रेणी सी में 4400 या इससे अधिक और 7600 से कम, और श्रेणी डी में 2400 ग्रेड पे या उससे अधिक और 4400 से कम ग्रेड पे वाले अधिकारी कर्मचारी आते हैं, और श्रेणी ई में 2400 से कम ग्रेड पे वाले कर्मचारी आते हैं। तो जब भी आप यात्रा देयक प्रस्तुत करें या आपके समक्ष प्रस्तुत हो, तो ये श्रेणी जो है ये ग्रेड पे जो 6 पे का था उसी आधार पर चल रही है। तो उस आधार पर सबसे पहले श्रेणी का को सुनिश्चित कर लें कि उस अधिकारी या कर्मचारी किस श्रेणी का है, तदनुसार है उसकी पात्रता विशेषकर मील भत्ते के संदर्भ में निर्धारित होगी। दीपक नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए, जब आपका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर में आपको जो ट्रांसफर के लिए जो आपको भत्ता मिलेगा, तो वो जो होगा वो निम्नतर पद पर वर्गीकृत होगा। मतलब आपका प्रमोशन पे ट्रांसफर जा रहा है तो आपकी पात्रता होगी वो निम्नतर पद के हिसाब से होगी। ठीक है। इसके अलावा यात्रा भत्ते के प्रकार में एक देखिए, स्थायी यात्रा भत्ता है, ये जैसे RI को मिलता है या तहसीलदार पटवारी को मिलता है प्रति माह, चूंकि उनको निरंतर बोला जाता है कि इनका एक कार्य क्षेत्र होता है जिसमें उनको यात्रा करनी पड़ती है, तो ये बोल दिया कि ये वेतन के साथ इतना 350 रुपए प्रति माह आहरित कर लेंगे। ये आपसे संबंधित नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये वाहन भत्ता है, ये वाहन भत्ता भी आपके काम का नहीं होगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मील भत्ता। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। मील भत्ता, देखिए मील भत्ता मैक्सिमम 90% काम हमें मील भत्ता से ही पड़ता है और मील भत्ते के हिसाब से क्लेम किया जाता है और तदनुसार ही हमें परीक्षण करके भुगतान करना पड़ता है। तो मील भत्ता क्या है? यात्रा की दूरी पर संगठित किए जाने वाले भत्ते। मतलब इसमें आप किस किस साधन से जा रहे हैं और तदनुसार आपका क्या DA बनेगा, क्या हेडक्वार्टर अलाउंस होगा, क्या स्पेशल हॉल्ट अलाउंस होगा, वो सब जो होता है वो तदनुसार ही निर्धारित होता है। तो आपको कहीं भी यात्रा करते हैं तो बोला जाता है कि दो स्थानों के बीच जो है सबसे कम दूरी का या सबसे ज्यादा जो व्यवहारिक मार्ग है, सबसे अधिक उपयोग होता है या सबसे सस्ता मार्ग है, उसका ही उपयोग करना होता है। लेकिन सक्षम अधिकारी जो है वो अन्य मार्ग को भी यदि वो गुणावगुण के आधार पर उचित समझता है तो वो लिखित कारण के देकर उसको कर सकता है, वो सक्षम है, लेकिन उसके लिए जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए, अदरवाइज इसमें ऑडिट आपत्ति आ सकती है। ये प्रारंभ और समाप्ति वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया है। जनरली पुलिस स्टेशन माना जाता था 0 किलोमीटर पॉइंट। अब यात्रा के साधन कई हो सकते हैं, जैसे रेल द्वारा यात्रा जो है SR 20 में दिया है कि रेल से यात्रा करेंगे तो श्रेणी वही है ग्रेड पे वाली जो हमने पहले प्रश्न में देखी थी ABCDE के हिसाब से। तो A, B और C ही राजधानी या शताब्दी में सफर कर सकते हैं, D और E के लिए ये अलाउ नहीं है। A श्रेणी वाले राजधानी में AC फर्स्ट में जारी यात्रा कर सकते हैं, शताब्दी में एग्जीक्यूटिव में, और सामान्य किसी भी अन्य ट्रेन में AC फर्स्ट तक में भी यात्रा कर सकते हैं। और B श्रेणी वाले राजधानी में AC सेकेंड टियर में, शताब्दी में AC चेयर कार में, और अन्य जो भी ट्रेन है उसमें AC सेकेंड तक यात्रा कर सकते हैं, AC फर्स्ट में उनको अलाउड नहीं है। इसी प्रकार C श्रेणी वाले राजधानी में थर्ड AC में, शताब्दी में AC चेयर कार में, जबकि अन्य ट्रेन में सेकेंड AC तक में यात्रा कर सकते हैं। डी वाले केवल शयनयान श्रेणी और वातानुकूलित कुर्सी यान में ही अन्य ट्रेन में कर सकते हैं, शताब्दी और राजधानी में नहीं। जबकि ई श्रेणी वाले केवल
शयनयान श्रेणी में ही अन्य ट्रेनों में सफर कर सकते हैं। तो ये रेल द्वारा हो गया। अब इसमें प्रश्न उठता है कि मान लो आपने अधिक श्रेणी में यात्रा कर ली तो क्या होगा, और कम श्रेणी वाले उसमें यात्रा कर ली। मान लो आपको पात्रता सेकेंड एसी की है, बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। पात्रता सेकेंड एसी की है और आपने थर्ड एसी में यात्रा की है, तो आपको थर्ड एसी के हिसाब से होगा या सेकेंड एसी के हिसाब से होगा? तो जो वास्तव में आपने यात्रा की है उसके हिसाब से होगा। यदि आपने सेकेंड एसी की पात्रता थी और थर्ड में यदि यात्रा की है तो थर्ड एसी के हिसाब से आपको भुगतान होगा। और यदि आपको पात्रता थर्ड एसी की है और सेकेंड एसी के हिसाब से कर लिया तब क्या होगा? तब नियमानुसार अब ये कार्यालय प्रमुख के ऊपर है या आपके नियंत्रक अधिकारी के ऊपर है कि वास्तव में उसको आपको पात्रता वो देता है कि नहीं। उसके पास तीनों ही चीजें हैं, या तो वो आपका टीए बिल को आपत्ति लगा दे कि आपने अपने श्रेणी से अधिक में यात्रा कैसे कर ली, वो तो आप पात्र ही नहीं थे, वो उसके ऊपर है। पर सामान्यतः क्या किया जाता है, जिसके आप पात्र है उसके आधार पर भुगतान किया जाता है। 90% केस में यही होता है। लेकिन एक तीसरा केस भी आता है, यदि सक्षम अधिकारी उचित समझता है और उसके पास पर्याप्त कारण है तो वो कारण को लिखित रूप में लेके और वो आपको उससे ऊपर की कम से कम एक ऊपर अधिक की यात्रा के लिए अलाउ कर सकता है, लेकिन इसके पर्याप्त कारण होने चाहिए। सामान्यतः ऐसा नहीं किया जाता है, सामान्यतः पात्रता से अधिक नहीं दिया जाता है। अब हवाई यात्रा के केस में क्या होता है, नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। हवाई यात्रा के केस में क्या होगा, तो हवाई यात्रा के केस में अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन जो 11 अप्रैल 2014 वाला जो वित्त निर्देश निकला है उसके बाद जो लेटेस्ट स्थिति है वो ये है कि जो एचएजी वेतनवान वाले हैं वो देश के अंदर एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि अभी चूंकि कोरोना काल के कारण वित्तीय स्थिति राज्य की बहुत अच्छी नहीं है और मितव्ययता संबंधी जो आदेश वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया था, तो अब एग्जीक्यूटिव क्लास में यात्रा हेतु कोई भी अलाउ नहीं है। कोई भी शासकीय अधिकारी, अभी टेम्परेरी रूप से ऐसा किया गया है, कोई भी अलाउ नहीं है। मैक्सिमम इकोनॉमी क्लास से यात्रा कर सकते हैं। सेकेंड है ग्रेड वेतन 7600 या उससे अधिक वाले देश के अंदर इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड वेतन 6600 वालों के केस में क्या है, ये भी इनको वित्त विभाग ने जो आदेश निकला है 2014 वाला, उसमें प्रशासकीय विभाग को वित्त विभाग ने अपने पावर को डेलीगेट किया है। इसका मतलब प्रशासकीय विभाग सक्षम है 6600 ग्रेड पे वाले अधिकारियों को भी विमान यात्रा की अनुमति देने के लिए, पर उससे नीचे नहीं। ऐसा नहीं कि 6600 ग्रेड पे वाले हैं तो आप यात्रा पर प्रस्थान कर जाएंगे, नहीं, आपको सक्षम स्वीकृति संबंधित प्रशासकीय विभाग से लेनी होगी। अब 6600 नीचे वाले क्या है, 6600 से नीचे 5400 ग्रेड पे या उससे नीचे वाले अधिकारी या कर्मचारी है, उनको हवाई यात्रा की पात्रता नहीं है। पर स्पेशल केस में वित्त विभाग ही सक्षम है, इसमें प्रशासकीय विभाग को भी पावर डेलीगेट नहीं है। यदि आप का विभाग उचित समझता है तो प्रशासकीय विभाग के माध्यम से वित्त विभाग प्रस्ताव जाएगा और वित्त विभाग ये गुणावगुण के आधार पर निर्णय करेगा कि वास्तव में ये पात्रता बनती थी कि नहीं बनती। तो ये हवाई यात्रा वाला है। सड़क यात्रा वाला है तो श्रेणी ए बी सी वाले वातानुकूलित बस में यात्रा कर सकते हैं, डी वाले गैर वातानुकूलित डीलक्स और वीडियो कोच बस में कर सकते हैं, और ग्रेड ई वाले फास्ट पैसेंजर और सुपर एक्सप्रेस में कर सकते हैं। लेकिन बस का श्रेणीकरण अब इतना धुंधला हो गया है तो बहुत ज्यादा इसमें रखे जाने का मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। उसके अलावा स्वयं के वाहन से भी यात्रा कर सकते हैं। ए बी और सी श्रेणी वाले ही यात्रा कर सकते हैं। वो यदि स्वयं के साधन से यात्रा करते हैं तो उनको 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से, और यदि टैक्सी से यात्रा करते हैं तो 14 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान होगा, लेकिन टैक्सी के लिए बिल लगाना पड़ेगा। और सेकेंड शर्त यह है कि वो स्थान जिसमें आप स्वयं की कार या टैक्सी से यात्रा कर रहे हैं वो यदि ट्रेन से जुड़े हुए हैं, रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं,
तो आपका जो भी रिम्बर्समेंट आप क्लेम करेंगे वो ट्रेन के उन दो बिंदुओं के बीच के किराए तक सीमित कर दिया जाएगा। इसलिए कई बार क्या होता है कि कई बार निरीक्षण कार्य हेतु जाना पड़ता है और आपको रेलवे ट्रैक से दूर जाना होता है, तो उसके लिए पर्याप्त जस्टिफिकेशन होना चाहिए। उस जस्टिफिकेशन से यदि कार्यालय प्रमुख यदि संतुष्ट है तो वो उसकी अनुमति दे सकते हैं कि ठीक है आप वहां से चले जाएं, लेकिन इसकी पूर्व अनुमति लेकर जानी होती है और जस्टिफिएबल रीजन उसके पीछे होना चाहिए। स्वयं की मोटरसाइकिल से 4 रुपए प्रति किलोमीटर और अन्य साधन से 1 रुपए प्रति किलोमीटर। सामान्यतः दफ्तरी वगैरह जब साइकिल वगैरह से जाते हैं उस केस में ये लागू होता है। अब वही मैंने बताया कि विशेष कारणों से सक्षम प्राधिकारी निर्धारित श्रेणी से ऊपर की श्रेणी हेतु पात्र घोषित कर सकता है, लेकिन यह बहुत विशेष कारण ही होना चाहिए जिसको लिखित में लाना चाहिए ताकि ऑडिट यदि आपत्ति लगे तो वो जस्टिफाई आप कर सके। उसके बाद निरस्तीकरण प्रभार हेतु माइलेज दे होगा। ये कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो रेलवे की आपने टिकट कराई और आपको उसको कैंसिल करना पड़ा। जब रेलवे की टिकट आप कैंसिल करेंगे तो क्या कैंसिलेशन का आपका रिम्बर्समेंट होगा? तो कैंसिलेशन के रिम्बर्समेंट के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। सबसे पहली चीज तो है इसमें 2 शर्तों का पालन होना चाहिए। पहला, जो भी कैंसिलेशन है वो शासकीय हित में होना चाहिए। ये आप साबित कर सके कि भाई जिस मीटिंग में जा रहे थे वो मीटिंग ही कैंसिल हो गई, तो वो फिर उस केस में तो वो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सेकंड ये होगा कि कैंसिलेशन उस परिस्थिति में किया गया है जो आपके नियंत्रण से बाहर थी। परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई, मान लो आपकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई, आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, आप उसको लगाए पेश करें, सक्षम अधिकारी यदि उससे सहमत है तो उस आधार पर वो कैंसिलेशन कर सकता है, लेकिन कैंसिलेशन की पावर ये नियंत्रक अधिकारी को है। इसके अलावा हाँ यही है कैंसिलेशन के बारे में। तो वैसे भी टीए बिल जो आप प्रस्तुत करते हैं उसमें जब आप पलटते होंगे तो देखते होंगे कि नियंत्रक अधिकारी के उसमें हस्ताक्षर के लिए कॉलम होता है, वो अनिवार्य है। मतलब नियंत्रक अधिकारी सहमत है आपकी बात से। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे। हाँ देखिए, मुख्यालय भत्ता। मुख्यालय भत्ता किस लिए दिया जाता है? हेडक्वार्टर अलाउंस जो बोलते हैं। जैसे आप कहीं यात्रा में जब प्रस्थान करते हैं या रास्ता या आप यात्रा समाप्ति के पश्चात पुनः आपके मुख्यालय में आते हैं जहां आपका हेडक्वार्टर है, मतलब जहां आपका कार्यालय है, वहां नहीं जहां आप रहते हैं वो आपका मुख्यालय नहीं है, जहां आपका हेडक्वार्टर है वो आपका मुख्यालय है। तो मुख्यालय छोड़ते समय और यात्रा समाप्ति के बाद मुख्यालय आने पर आपको जो भी आपका मुख्यालय जो शहर है उसका जो भी डीए का रेट है, डेली अलाउंस का जो रेट है, उसका आधा दोनों तरफ का दिया जाता है। यह खर्चा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि जाने में या फिर कुली वगैरह का खर्चा करने में जो भी आपका व्यय होता है उसके लिए दिया जाता है। तो जो भी डीए का रेट होगा, जैसे मान लो आपकी श्रेणी के लिए, आपका मुख्यालय यदि रायपुर है और आपकी श्रेणी के लिए डीए का रेट 200 रुपए है, आपका प्रतिदिन का बनता है, तो आपको 100 रुपए जाते समय, मुख्यालय छोड़ते समय, यात्रा में जब आप प्रस्थान करते हैं, और 100 रुपए यात्रा की समाप्ति के पश्चात जब आप ट्रेन से या अन्य साधन से उतरते हैं, आप रायपुर आते हैं, तब 100 रुपए आप उस समय का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि यात्रा में आपने शासकीय वाहन का उपयोग किया है, यात्रा का मतलब देखिए शासकीय वाहन का उपयोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपने रेलवे स्टेशन जाने के लिए या एरोड्रम जाने के लिए आपने वाहन का उपयोग किया है, या आप यात्रा ही पूरी वाहन से कर रहे हैं। जैसे मान लो रायपुर से आप महासमुंद गए, गरियाबंद गए, परीक्षण वरीक्षण करके जो भी निरीक्षण करना है वो आए। यदि पूरी यात्रा आपने शासकीय वाहन से की है तो मुख्यालय भत्ता उस केस में शून्य होगा, मतलब देय नहीं होगा। लेकिन यदि आप स्टेशन तक, हवाई अड्डे तक, बस अड्डे तक यदि शासकीय वाहन से गए हैं और आए हैं तो वो आपको 1/4 भुगतान होगा। यदि आप जाते समय आपने शासकीय वाहन का उपयोग किया है तो आधा जो मिलता आपको
जैसे रायपुर के लिए 200 यदि आपका डीए है पर डे और आपको 100 रुपए मिलता, उसकी जगह आपको 50 रुपए मिलेगा। लेकिन यदि लौटते समय आप स्वयं के वाहन से आए तो आधा मतलब 100 रुपए मिलेगा। तो यदि शासकीय वाहन का उपयोग किया है आपने हवाई अड्डे या बस अड्डे या एरोड्रम जाते हुए या रेलवे स्टेशन जाते हुए तो आपको वो 1/4 मिलेगा। लेकिन पूरी तरह यदि आपने यात्रा उसी से की है शासकीय वाहन से तो फिर आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। उसके बाद वही दर जो है मुख्यालय के स्थान के हिसाब से होगी, मतलब मुख्यालय का जो डीए रेट है। देखिए डीए के हिसाब से या जो टीए रूल है उसके हिसाब से श्रेणीकरण किया गया है नगरों का। तो भारत में 6 नगर है जिनको एक्स श्रेणी में रखा गया है, जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु। इसी प्रकार रायपुर की बात करें तो वाय शहर जो आते हैं रायपुर में 2 ही आते हैं, एक है रायपुर और एक है दुर्ग भिलाई। बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर इसमें शामिल नहीं है। वाय में केवल रायपुर है और दूसरा दुर्ग भिलाई है। बिलासपुर भी जेड श्रेणी में आता है। अब बात करें दैनिक भत्ते। दैनिक भत्ता मतलब डीए, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस जो मिलता है ये किस लिए दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है कि भाई रास्ते में आपका जो खाने पीने में हल्का फुल्का जो खर्च होगा, आप पानी की बोतल लेंगे, आप हल्का फुल्का जो नाश्ता करेंगे तो नाश्ते में आपको खर्च होगा, या आप अपने मंजिल पे पहुंच गए वहां आपको कुछ खाना नाश्ता करना है तो उसके लिए जब आप मुख्यालय से बाहर की अवधि में होते हैं तो ये छुटपुट जो खाने पीने के खर्चे में उपयोग होता है वह डीए के रूप में आप क्लेम कर सकते हैं। पर डीए का एक निर्धारित रेट है, इसलिए कभी भी आप जब यात्रा करते हैं खाने के लिए आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने ये खाया, ये पिया, होटल का बिल लगाया। होटल का बिल जो खाने का है वो माने नहीं। होटल में रहने वाला तो आपको रिम्बर्स हो जाएगा नियमानुसार, पर यदि उस बिल में खाने का भी शामिल है तो उस बिल को अच्छे से देख लें। वो बिल जो है खाने पर जो खर्चा हुआ है वो आपको रिम्बर्स नहीं होगा, क्योंकि शासन ये मानता है उसके लिए हम आपको डेली अलाउंस या दैनिक भत्ता भुगतान कर रहे हैं। तो दैनिक भत्ता जो होता है वो किस आधार पर होता है कि मुख्यालय से अनुपस्थिति की जितनी भी अवधि आप टोटल को घंटों में मिनटों में आप देखेंगे और तदनुसार हर 24 घंटे का एक ब्लॉक रखेंगे। उस ब्लॉक के लिए हर 24 घंटे के ब्लॉक के लिए एक डीए काउंट होगा उस शहर जहां डेस्टिनी में आप जा रहे हैं वहां के लिए। या यात्रा के लिए जो डीए का रेट होता है वो साधारण दर से होता है, जबकि यात्रा की अवधि में जो डीए का दर है वो साधारण दर से होता है, मतलब जो सामान्यतः जेड श्रेणी के लिए लागू होता है। लेकिन डेस्टिनेशन स्टेशन पर आप रुके हुए हैं, आप मुकाम पर पहुंच गए और वहां यदि समय व्यतीत कर रहे हैं तो वह उस शहर के हिसाब से होगा कि उस शहर वो एक्स श्रेणी में है, वाई में है या जेड में है। तदनुसार डीए का रेट निर्धारित होगा। तो यदि 6 घंटे से कम आप कहीं रुकते हैं तो वो कोई दैनिक भत्ता उसके लिए आपको दे नहीं होगा। लेकिन 12 घंटे से कम होता है, 6 घंटे से अधिक होता है तो उसको हाफ डीए काउंट किया जाता है, आधा। और 12 घंटे से अधिक है 24 घंटे तक तो उसको एक पूरा काउंट किया जाता है। जैसे मान लो किसी जगह आप 80 घंटे रुके किसी स्थान में तो वो शहर की श्रेणी देख लेंगे तदनुसार क्या डीए है। तो 80 घंटे को हम डिवाइड करेंगे, 24 से भाग देंगे तो 3 फुल डीए हो गया। 72 घंटे का मतलब 3 फुल डीए हो जाएगा और बाकी बचा 8। चूंकि 8 जो है वो 6 से अधिक है और 12 से कम है तो उसके लिए आधा और डीए होगा। इस प्रकार आपको 3.5 डीए उस मुकाम के लिए मिलेंगे। इसी प्रकार जब आप यात्रा में हैं तो यात्रा के लिए अलग गणना करनी पड़ेगी। वो यात्रा मान लो आपको 13 घंटे की है तो आपको उस केस में एक पूरा डीए मिलेगा। यदि वो 11 घंटे की है तो आपको हाफ डीए मिलेगा, क्योंकि 12 घंटे से कम में हाफ मिलता है। लेकिन यदि 4 घंटे की यात्रा है तो आपको उस केस में यात्रा के लिए किसी प्रकार का कोई डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा। लेकिन राज्य से बाहर यदि आप विराम करते हैं तो कम से कम आधा डीए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ देखिए, दैनिक भत्ते की जो दरें हैं वो राज्य के भीतर, अब ये राज्य के भीतर इसलिए लिखा है क्योंकि वित्त विभाग ने
जब उसके संज्ञान में आया, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ ठीक है, राज्य के बाहर के लिए कम से कम आवास के लिए और लोकल परिवहन के लिए जो दर है उसको बढ़ाना उचित होगा। राज्य से बाहर के लिए खर्चा ज्यादा होता है, तो दैनिक भत्ते की जो दरें हैं वो राज्य के भीतर अलग है और राज्य के बाहर अलग है। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी, तो तो राज्य के भीतर जो दरें हैं वो आप श्रेणी के हिसाब से देख लेंगे। ये अधिकारियों की श्रेणी है ABCDE और ये नगरों की श्रेणी है। अब पहले लिखा है दैनिक भत्ता नगर की श्रेणी के हिसाब से। जैसे मान लो आप B श्रेणी में आते हो और Y श्रेणी के नगर रायपुर और दुर्ग भिलाई में है तो 250 रुपए आपकी पात्रता होगी। C श्रेणी में हो और Z श्रेणी के नगर में हो, मतलब जगदलपुर में हो, तो 125 के हिसाब से होगी। ऐसी आवास का जो व्यय है, प्रतिदिन होटल व्यय, यह इस प्रकार से दिया है। श्रेणी नगर की श्रेणी और स्वयं अधिकारी की श्रेणी के हिसाब से आप इसको टैली कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि होटल में आप याद रखेंगे, ये कंफ्यूजन होता है। होटल का जो व्यय है यह इंक्लूसिव ऑफ ऑल थिंग है, मतलब इसमें जो टैक्सेशन वैक्सेशन या जो सर्विस चार्ज लगाता है सभी कुछ मिलाकर इतना है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, इसमें फिर आपत्ति लग सकती है, इसलिए ये जो लिमिट है इसमें सभी कुछ शामिल है, टैक्सेशन एंड ऑल। पर यदि खाने का है तो खाने का भुगतान नहीं होगा उसमें, क्योंकि उसके लिए तो शासन अलग से दिए दिया है। स्थानीय परिवहन, प्रतिदिन आप डेस्टिनेशन स्टेशन पर मान लो ऑटो करते हो या कार टैक्सी करते हो, ऑनलाइन बुलाते हो, तो उसके लिए आपको इस प्रकार से भुगतान होगा जो इसमें दर दिया है, पर उसके लिए रिसीट अनिवार्य होगी। रिसीट के बिना यह भुगतान नहीं होगा। पर यह भुगतान स्थानीय परिवहन के लिए यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उन दिनों के लिए नहीं होगा जब आप शासकीय कार्य नहीं कर रहे। ठीक है, उस समय के लिए भुगतान नहीं होगा। जब शासकीय कार्य पर हो, शासकीय कार्य से जा रहे हो, तभी के लिए भुगतान होगा। होटल के केस में भी यदि कोई अपने रिश्तेदार के घर रुकते हैं, मान लो दिल्ली में आप गए किसी शासकीय कार्य से और वहां आपके कोई रिश्तेदार है उनके घर रुक जाते हो, तो उस केस में आप ये क्लेम नहीं कर सकते, ये आपको भुगतान नहीं होगा। लेकिन स्थानीय परिवहन आपको पात्रता के अनुसार भुगतान होगा। स्थानीय परिवहन में आपको ये याद रखना होगा कि जिस डेस्टिनेशन स्टेशन में जा रहे हैं, जब आप वहां 6 घंटे या उससे अधिक रुकेंगे तभी आपको वहां का भुगतान होगा। और आपने शासकीय वाहन का उपयोग किसी प्रकार से नहीं किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ सदन, छत्तीसगढ़ भवन में जो अधिकारी जाते हैं तो उन्हें शासकीय वाहन की भी पात्रता होती है और उपयोग भी करते हैं, कई बार होता है। तो उस केस में फिर उनको पात्रता नहीं होगी यदि पार्शियली भी उपयोग किया गया है। अब स्थानीय, इसमें एक आपत्ति जो लगती है ऑडिट में, वो थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो होटल का जो रहता है, इसमें एक आपत्ति लगती है कि भाई आप गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस में क्यों नहीं रुके। तो चूंकि हमारे यात्रा भत्ता नियम में ही लिखा है कि कम से कम राज्य के भीतर यदि आप कहीं जाते हैं तो आपको प्राथमिकता देनी होगी गेस्ट हाउस रेस्ट हाउस में रुकने की, या फिर नॉन अवेलेबिलिटी आपको सर्टिफिकेट वहां से लेना होगा। जो भी PWD या अन्य जो भी गेस्ट हाउस या रेस्ट हाउस है, सर्किट हाउस है, वहां से आपको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना होगा, तभी आप होटल में रुक सकते। तो एक आम आपत्ति लगती है, उसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर आएंगे। नेक्स्ट, हाँ ठीक है। अब ये राज्य के बाहर यात्रा हेतु है, इसमें भी आप अपने हिसाब से देख लेंगे। इसमें होटल का और स्थानीय परिवहन के व्यय को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। स्पेशली यहाँ से दिल्ली फ्रिक्वेंटली जाते थे तो वहां खर्चा अधिक होता था, तो उस पर उसके कुछ हद तक कोशिश की गई है उसको ठीक करने की। अब है विशेष विराम भत्ता, स्पेशल हॉल्ट अलाउंस। स्पेशल हॉल्ट अलाउंस, जैसे मुख्यालय भत्ता हमें मुख्यालय छोड़ते समय और मुख्यालय पहुंचते समय मिलता है, हाफ डीए, उसी प्रकार विशेष विराम भत्ता जो भी आपका डेस्टिनेशन स्टेशन है, जहां आप शासकीय कार्य से जा रहे हैं, वहां पहुंचते समय हाफ मिलता है और वहां से निकलते समय हाफ मिलता है।
उस शहर के श्रेणी के हिसाब से जो भी डीए बनता है उस डीए का हाफ उस शहर की। यहाँ मुख्यालय छोड़ते समय और मुख्यालय पहुंचते समय मुख्यालय की श्रेणी के हिसाब से जो डीए बनता है उसका हाफ मिलता है, और विशेष विराम भत्ता उस डेस्टिनेशन शहर में आप जब जा रहे हैं तो वहां पहुंचते और वहां छोड़ते समय आपको हाफ डीए उस शहर के श्रेणी के हिसाब से और आपके पात्रता की श्रेणी के हिसाब से दिया जाता है। बस बशर्ते यही है, चूंकि ये हॉल्ट का है, मतलब आपको नाइट हॉल्ट करना होगा। यदि आप उसी दिन पहुंचे और उसी दिन निकल दिए तो इसकी पात्रता आपकी नहीं में बनेगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। मुख्यालय भत्ता ये तो रिपीट हो गया है, आगे बढ़ेंगे। ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्थानांतरण, और नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। हाँ, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, ये टीए ऑन ट्रांसफर है। ट्रांसफर में टीए जो होता है उसकी दो शर्तें होती है, आपको पात्रता कब होती है। पहला तो ये है कि आपका जो स्थानांतरण है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ऑन रिक्वेस्ट नहीं होना चाहिए। यदि आपके स्वयं के व्यय पर हुआ है ट्रांसफर तो आपको पात्रता नहीं होगी। जैसे ज्वाइनिंग टाइम भी नहीं मिलता है आपको जब आप स्वयं के रिक्वेस्ट पर करवाते हैं, आपको छुट्टी लेके जाना पड़ता है। उसी प्रकार आपको यात्रा भी आपके स्वयं के खर्चे पर करनी होगी यदि ऑन रिक्वेस्ट या स्वयं के व्यय पर आपने करवाया है ट्रांसफर तो। यदि लोकहित में हुआ है, शासन हित में हुआ है तो आपको पात्रता बनती है। सेकेंड, आपका मुख्यालय परिवर्तन होना चाहिए। यदि आपका मुख्यालय परिवर्तन नहीं हुआ है तो आपका ज्वाइनिंग टाइम तो एक दिन का मिलता है, लेकिन यात्रा भत्ते की आपको पात्रता नहीं होती उस केस में, क्योंकि मुख्यालय आपका चेंज नहीं हुआ, आपको यात्रा नहीं करनी है, परिवार को नहीं ले जाना है, सामान को नहीं ढोना है। अब मान लो रेल से आपने यात्रा की है तो स्वयं के और परिवार के हर सदस्य के जो एक्चुअल खर्चा हुआ है उसकी पात्रता होगी, जो पात्रता आपकी बनती है। जैसे आप जिस श्रेणी के हैं और जिस श्रेणी में यात्रा करने के लिए आप सक्षम है या पात्र है, परिवार के सभी सदस्य उसी श्रेणी में रेल में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन आप रेल के एसी फर्स्ट में यात्रा नहीं कर सकते और हवाई यात्रा में, ये दोनों लागू नहीं होगा। यदि आपको पात्रता हवाई यात्रा है की है या रेल के फर्स्ट एसी की है तो भी स्थानांतरण पर यात्रा में आप सेकंड एसी से ऊपर की यात्रा नहीं कर सकते, आप और आपका परिवार। परिवार के हर मेंबर को एक डीए मिलता है, बशर्ते 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको हाफ डीए मिलता है, बाकी सभी का एक डीए काउंट होता है। और कार और मोटर वाहन हेतु वास्तविक व्यय प्राप्त होता है यदि उसको आपने ले गए हैं, लेकिन आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर को यह सर्टिफाई करना होता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये इनका वाहन साथ में रखना जरूरी है, जो सामान्यतः सर्टिफाई नहीं करते। आप स्वयं की कार से यात्रा करी है तो 10 रुपए पर किलोमीटर की दर से भत्ता प्राप्त होगा यदि आपने स्वयं की कार से यात्रा की है। लेकिन यदि फैमिली मेंबर अन्य उससे ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो उनको वो जो आपकी पात्रता बनती है, बशर्ते एसी फर्स्ट का नहीं है, तो उनको अलग से भाड़ा मिल सकता है। अब इसकी परिवार की डेफिनेशन में देखेंगे कि इसमें पत्नी या पति जो भी स्थिति हो वो आते हैं, उनके आश्रित वैध बच्चे, इसमें सौतेले बच्चे भी शामिल हैं, आपके माता पिता, सौतेली माता, अवयस्क भाई, अविवाहित या विधवा बहन, यदि वो साथ रहते हैं तो शामिल होंगे। साथ रहना जरूरी है, यहाँ डिपेंड है यह नहीं लिखा है। बच्चों के मामले में लिखा है कि वो डिपेंड हो, लेकिन यहाँ साथ रहना ही काफी है। विधिक रूप से गोद लिया हुआ बच्चा भी शामिल है, लेकिन एक से अधिक पत्नी इसमें शामिल नहीं है। ये परिवार की परिभाषा देख लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे प्लीज दीपक। हाँ, अब इसमें और क्या क्या आपको मिलता है। आपको रेल का भाड़ा मिल गया, आप कार ले गए उसका मिल गया। अब निजी सामान का यदि आपने परिवहन किया है, क्योंकि आप मान लो ट्रांसफर हो रहे हैं तो साथ में आपको सामान भी ढोना है,
तो सामान या तो आप सड़क के द्वारा ढोगे या रेलवे द्वारा। सड़क के द्वारा ढोगे तो आपको प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भी आपकी श्रेणी है तदनुसार आपको उतने रुपए के हिसाब से मिलेगा। और रेलवे में चूंकि किलोग्राम के हिसाब से चलता है तो रेल द्वारा उसका मिलेगा। जैसे मान लो आप 20 श्रेणी के हैं तो सड़क के द्वारा यदि आप यात्रा करते हैं तो और 400 किलोमीटर की आपकी यात्रा है तो आपको 400 गुणा 18 मतलब 7200 रुपए आपको मिलेंगे। और रेल द्वारा, लेकिन हाँ इसमें फिर आपको वो बिल लगाना पड़ेगा जो आपने सामान ढोया है, वो 7200 से कम होगा, एक्चुअल होगा तो फिर उसके अनुसार मिलेगा। सेकंड है रेल द्वारा है तो वो केजी में नापते हैं, तो 6000 मान लो 6000 किलोग्राम तक की आपकी पत्र, तो 6000 किलोग्राम का जो भी बिल है उतने तक का आपको रिम्बर्स हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक मुश्त स्थानांतरण अनुदान दिया जाता है जिसके लिए आपको कुछ बिल नहीं लगाना होता। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको सामान पैक करना है, फिर अनपैक करना है, सामान ढुलवाना है, फिर उसको उतरवाना है, चढ़वाना है, ये सब काम के लिए एक मुश्त खर्चा होता है। उसके लिए आपको एक मुश्त स्थानांतरण अनुदान आपकी पात्रता के हिसाब से दिया जाता है। आप यदि सी श्रेणी के हैं तो आपको 5000 रुपए एक मुश्त दे दिया जाएगा। राज्य से बाहर की तो बात आती नहीं। ये यात्रा भत्ता के दावे में बता ही दिया हूं कि 1 साल के अंदर प्रस्तुत करना होता है। यात्रा भत्ता के जो दावे हैं वो 1 साल के अंदर प्रस्तुत करना होता है। लेकिन यदि 1 साल बीत गया तो क्या होगा? तो जब यदि 1 साल से अधिक हो चुका है तो फिर एचओडी सक्षम है, हेड ऑफ ऑफिस नहीं, एचओडी सक्षम है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उस मामले में सक्षम है। सामान्यतः 1 साल के पहले कर दिया जाता है, बहुत रेयर कंडीशन आती है, और 1 साल तक नहीं किया तो यह माना जाता है कि आपका लैप्स हो गया है दावा। तो सामान्यतः इसको एक्सटेंड नहीं किया जाता है यदि पर्याप्त जस्टिफाइड रीजन नहीं हो। लेकिन वो हेड ऑफ ऑफिस नहीं कर सकता, वो आपको एचओडी को फॉरवर्ड करना होगा और वो 1 साल से ऊपर अवधि होने पर भी प्रस्तुत करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। वही सामान ढुलाई के लिए ट्रक रसीद लगाना होगा। आजकल पैकर्स एंड मूवर्स चलते हैं, तो पैकर्स एंड मूवर्स में क्या होता है कि वो पैक अनपैक वही करते हैं, ढोते भी वही हैं। तो आपका जो टोटल जो क्लेम होगा वो जो भी आपने सड़क या रेल द्वारा ढोया है प्लस स्थानांतरण अनुदान, टोटल इसके टोटल से सीमित हो जाएगा। क्योंकि स्थानांतरण अनुदान दिया इसलिए जा रहा है क्योंकि आपका अन्य जो खर्चा पैक अनपैक कुली उठाने धरने में जो भी जाता है उसके लिए है। जहां पति पत्नी का स्थानांतरण 6 महीने के भीतर एक ही स्थान समान स्थान पर होता है तो अलग भत्ते की पात्रता नहीं होती। तो ये है। अब मान लो स्थानांतरण पर क्या होता है कि कई आप एडवांस में 1 महीने का वेतन भी ले सकते हैं। एडवांस में वेतन 1 महीने का ले सकते हैं। वो स्थानांतरण के समय, स्थानांतरण पर आप जाते हैं तो 1 महीने का वेतन का मतलब जो आपका बेसिक पे है 1 महीने का आपको एडवांस में स्वीकृत कर सकते हैं आपके कार्यालय प्रमुख। ये कार्यालय प्रमुख की पावर है। और जब अगले कार्यालय में जो भी जिनका स्थानांतरण हुआ है वो जाएंगे तो वहां पर 3 महीने के अंदर उनको समान मासिक किस्तों में उनका वसूली उससे हो जाएगी। जो आपकी एलपीसी जाती है, एलपीसी में इसका जिक्र करना होता है क्योंकि आपके कार्यालय ने तो दे दिया एडवांस, पर इसके बाद तो आपसे लेना देना नहीं है। संबंधित जो अगले कार्यालय प्रमुख है वो देखेंगे तो उनके पास डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है एलपीसी संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का। उस आधार पर वो देखते हैं कि हाँ इन्होंने एडवांस लिया है, इसकी वसूली होना है, तो वो 3 महीने में बराबर किस्तों में उसकी वसूली कर लेते हैं। दौरे पर यदि आपको यात्रा अग्रिम है तो उसके लिए सक्षम कौन है? तो वो हेड ऑफ ऑफिस ही स्वीकृत कर सकते हैं दौरे पर यात्रा अग्रिम। दौरे पर यात्रा अग्रिम कितना दिया जाना है? तो जनरली क्या होता है कि यह नियम जैसे कि मेडिकल रूल में है। मेडिकल में यह होता है कि 80% दिया जाता है जो अनुमानित व्यय है। मेडिकल जो दिया जाता है एडवांस वो 80% दिया जाता अनुमानित व्यय का। लेकिन टीए के बारे में ऐसा नहीं है, पर टीए में भी बहुत से ऑफिस में मैं देखा हूं कि जो उन्होंने मांगा उसका 80% दे दिया। 80% का इसमें नियम नहीं है। इसमें कार्यालय प्रमुख को अपना
जो सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके देखना होता है कि हाँ भाई ये उनके सामान्य खर्चे के लगभग बराबर है। ऐसा तो नहीं हम बहुत अधिक दे रहे हैं, क्योंकि शासन का एडवांस यदि किसी के पास चला गया तो फिर वो जो उसका समायोजन बड़ी मुश्किल से करता है, तो समायोजन नहीं हो पाता है तो फिर वो एक बड़ी आपत्ति आती है। बहुत जगह ऑडिट आपत्ति आई है, इसलिए पैसा पर्याप्त ही दिया जाए, बहुत अधिक भुगतान नहीं किया जाए, ये कार्यालय प्रमुख का डिस्क्रिप्शन के ऊपर है। अब इसमें जैसे यात्रा अग्रिम का मैंने बताया कि 3 माह या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले जो भी अग्रिम दिया गया है उसका समायोजन हो जाना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि साल भर की अवधि है, साल भर के अंदर टीए बिल जब मैं प्रस्तुत करूंगा तब करूंगा। यदि अग्रिम दिया गया है तो कम से कम अपनी तरफ से उनको रिमाइंड कराते रहें, बताते रहें कि भाई आप इसको समायोजन कर दें, अदरवाइज आपके वेतन से इसका समायोजन हो जाएगा। तो यह है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? हाँ, यात्रा भत्ता के बारे में एक चीज और है जो सबसे पहले देखनी होती है कि यात्रा भत्ता का देयक आपके पास आता है तो 2 चीजें हमेशा देखनी होती है। सबसे पहले ये देखनी होती है कि क्या यात्रा के पूर्व सक्षम स्वीकृति ली गई थी। जैसे यदि राज्य से बाहर जाना है तो प्रशासकीय विभाग ही सक्षम है उसकी अनुमति देने की, तो क्या सक्षम स्वीकृति ली गई थी। दूसरा देखना होता है कि क्या इस वित्तीय वर्ष के उस हेड में बजट प्रावधान से अधिक व्यय तो नहीं हो रहा है। यदि ऐसा है तो उस केस में फिर वो भुगतान नहीं हो पाएगा। तो ये 2 चीजें देखनी होगी, पहला सक्षम स्वीकृति और दूसरा बजट प्रावधान। ये इन चीजों को विशेष रूप से देखना होता है। मुझे लगता है मैं अपनी तरफ से समझा चुका हूं। यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। टीए बिल में कोई क्वेश्चन है? टीए बिल के संदर्भ में कुछ कोई डाउट तो हम चर्चा कर सकते हैं। सर 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 सामान ढुलाई के लिए ये हाँ 10 हाँ किलोमीटर है, 10 किलोमीटर की दूरी है, हाँ हाँ। तो क्या बिल नहीं लगेगा? नहीं, बिल तो लगाना पड़ेगा, बिल के ट्रांसपोर्ट बिना नहीं होगा। अच्छा, और टीए बिल में ही भराएगा वो? हाँ, टीए बिल में और कुछ सर? जी जी सर एक प्रश्न था। जी प्लीज। सर जैसे मान लीजिए टीए बिल हमारा जो है प्राचार्य का टीए बिल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाता है अप्रूवल होने के लिए, अच्छा। और आवंटन के अभाव में सर मान हाँ लीजिए वो उन्होंने वहां से हमको अप्रूव होके आ जाता है, फिर आवंटन हमको प्राप्त नहीं होता उतना, जिसके कारण वो 1 साल हम नहीं उसको निकाल पाते हैं, हाँ, तो दोबारा फिर उसको हमें भेजना होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे दोबारा आप। दूसरे साल में भी अगर यही स्थिति आती, होता क्या है सर, कम आवंटन के कारण जो छोटे कर्मचारी हैं इनका टीए बिल प्राथमिकता पे हम लोग निकालते हैं, तो हमारा वो बिल फिर पेंडिंग हो जाता है सर। तो ये अच्छा। 2 साल या 3 साल तक अगर वो नहीं हो पाता सर कैश, तो उसके लिए क्या रहता है सर? वो लैप्स होता है या प्रावधान है सर उसके लिए आगे? नहीं, उसमें उसमें यही है कि उस केस में जो एचओडी है उनकी अनुमति लगेगी और उसमें पर्याप्त कारण जस्टिफाई करके दिखाना होगा कि हमने टीए बिल तो चूंकि संबंधित यात्रा की है और संबंधित व्यक्ति ने टीए बिल समय से जो 1 साल की अवधि है उसके पहले ही प्रस्तुत किया गया कर दिया था, लेकिन चूंकि बजट प्रावधान नहीं था तो इसलिए भुगतान नहीं किया गया है। ये जस्टिफाइड रीजन करके एचओडी के पास भिजवाएंगे, एचओडी सक्षम है उसको कर सकते। सर 2 साल के बाद जैसे हमने उसको ट्रेजरी में सबमिट किया तो ट्रेजरी ने ऑब्जेक्शन लगाया कि नहीं अब ये आपका नहीं हो सकता, हम इसको नहीं कर सकते करके। हाँ, मैक्सिमम 2 या 3 साल रहता है, उसके बाद वो लैप्स हो जाएगा करके। तो ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं एसटीएफ का पता। नहीं, देखिए 1 साल का है वो मैं आपसे चर्चा किया हूँ। 1 साल का है, 1 साल के बाद सामान्यतः लैप्स हो जाता है बशर्ते सक्षम स्वीकृति उस पर प्राप्त नहीं हो जाती। तो मुझे लगता है आप अपने एचओडी के पास भेजेंगे थ्रू प्रॉपर चैनल विथ ऑल जस्टिफिकेशन, और यदि वो सहमत हो जाते हैं तो उसके बाद फिर ट्रेजरी से आपत्ति नहीं लगनी चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके।
और टीए बिल के केस में और किसी को कोई आपत्ति हो? टीए बिल में आपत्ति नहीं है? आगे बढ़ सकते हैं हम? जी सर। हाँ, कोई पूछ रहा था कोई? हेलो, कोई? आगे बढ़े सर, हाँ, आगे बढ़े सर। थिंग इज हाँ। क्लियर सर। दीपक, वो टीए बिल का एक फॉर्मेट थोड़ा सामने रखेंगे क्या? दीपक, टीए बिल का फॉर्मेट जो मैं यस आपको, यस सर लाल। प्लीज प्लीज। थोड़ा सा इसको, यही है नहीं, क्या? ये कैश बुक है, कैश बुक है, टीए बिल, टीए बिल। ओके ओके ओके। तो कैश मुझे लगता है इसको बहुत जूम करना पड़ेगा। टीए बिल भरने में आप लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी ना? टीए बिल, हेलो? भर लेते हैं सर, भर भर लेते हैं सर। हाँ, वो भरने में क्या है ना, कुछ बेसिक, मैं अधिकतर कार्यालय में देखा हूँ, इसलिए मैं जब ऑफलाइन क्लास होती है तो उसको हम फिल भी करते हैं साथ में। सर, दीपक, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए सर। सर कैश बुक का इमेज है सर मेरे पास अभी। नहीं नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ दीजिए। जी देखिए, उसके बाद चिकित्सा परिचर्या नियम खोल लीजिए। ये ओपन कर दिया सर। ये फाइल है सर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्चा। हाँ हाँ हाँ। जी ओके। देखिए, चिकित्सा परिचर्या नियम पहले मध्य प्रदेश शासन के समय का ही 1958 का ही चलता था। 2013 में हमने अपना नया नियम बना दिया है, उसमें थोड़ा बहुत संशोधन हमने किया है, बाकी है वैसे ही। तो ये 3 अप्रैल 2013 को जब राजपत्र में प्रकाशित हुआ तभी से लागू है। बहुत छोटा सा है ये। इसके बाद इसका विस्तार किस किस पर लागू होगा तो ये हम सभी पर लागू है। इसमें एक चीज और याद रखना है कि ये संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होता है और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होता है ये, और संविदा कर्मचारियों पर हम नियमित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही संविदा पर भी लागू होता है। अब इसकी परिभाषा में नेक्स्ट पेज में आएंगे प्लीज, नेक्स्ट पेज में आएंगे। हाँ, इसमें परिभाषा में आप देखेंगे परिवार की परिभाषा,
इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे कि आखिर इसमें परिवार में क्या क्या शामिल, कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें जो भी कर्मचारी है, यदि वो महिला है तो उनके पति, और यदि पुरुष है तो उनकी पत्नी तो शामिल होगी परिवार में। उसके बाद कर्मचारी के माता पिता, अवयस्क पुत्र मतलब 18 साल से कम के, अविवाहित पुत्री, इनमें विधिक रूप से गोद ली गई संतान या संतानें और सौतेली संतान भी सम्मिलित है जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित है। मतलब इसमें दिखाना होगा कि ये आश्रित हैं, माता पिता हो, चाहे अवयस्क पुत्र हो, चाहे अविवाहित पुत्री हो, यदि ये पूर्णतः आश्रित हो तभी परिवार की डेफिनेशन में आएंगे। जैसे टीए में हमने देखा था ट्रांसफर में कि साथ रहना ही काफी था, यहाँ पर आश्रित दिखाना होगा कि आश्रित है। अब यदि तलाकशुदा पुत्री है और पूर्णतः आश्रित है तो उनको शामिल किया जाएगा। अब महिला कर्मचारी के केस में ये एक स्पेशल केस आता है जिसमें महिला कर्मचारी के साथ उनकी माता पिता रहते हैं और उन पर पूर्णतः आश्रित हो, तो उसमें उनको एक सर्टिफिकेट देना होता है महिला कर्मचारी को, जिसके माता पिता के संबंध में वो क्लेम करना चाह रहे हैं कि वो मुझ पर पूर्णतः आश्रित है, मेरे साथ लगभग साल भर रह रहे हैं, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं है, ये उनको दिखाना होता है, और उनके आय का भी कोई स्रोत नहीं। ऐसे 4 पॉइंट में उनको एक सर्टिफिकेट देना होता है। अब यदि कोई विशेषीकृत उपचार है, स्पेशलाइज्ड यदि चिकित्सा करानी होती है, तो उसमें आपके पेंशनर माता पिता भी आपकी परिवार में शामिल होते हैं। जैसे मान लो कैंसर या हार्ट डिसीज के केस में, या कोई जॉइंट ट्रांसप्लांटेशन वगैरह है, या ऐसे कुछ 7-8 व्याधियां हैं जो इस स्लाइड में सबसे लास्ट में है, 7-8 चीजें हैं, वो देख सकते हैं। उसमें आपके पेंशनर माता पिता भी आपकी परिवार की डेफिनेशन में आते हैं। इसका मतलब उनके लिए भी ये क्लेम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में आएंगे। सर नेक्स्ट पेज ओपन है। अच्छा, विशेषीकृत उपचार तो उधर हो गया। कोई अन्य चिकित्सा महाविद्यालय है। हाँ, इसको नेक्स्ट करो, नेक्स्ट में आओ, अगला करो, अगला। नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, ये तो ठीक है, प्राधिकृत चिकित्सा परिचायक द्वारा आप उपचार के योग्य होंगे। मानसिक रोगी के केस में शुरू के हेलो हाँ, मानसिक रोगी के केस में शुरू के 2 साल ही शासन वहन करता है उनके खर्चे का। अब उपचार और प्रतिपूर्ति की बात करें तो जो भी चिकित्सालय में आप जाते हैं उसका जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होगा वो डिसाइड करेगा कि आपको किस वार्ड में रखना है, वो डिसाइड करेगा। और वही है, जब आप रिम्बर्स करेंगे तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी के साइन से ही आगे वो बढ़ेगा मसला। ये सिंपल है, ये आप पढ़ सकते हैं, एकदम फ्लो वाला है, इसमें बहुत ज्यादा रुचि वाला चीज नहीं है पढ़ने की, लेकिन इसमें मेन पॉइंट पर हम चर्चा कर सकते हैं। ये अधिकारियों की सीमा है कि कौन कितने राशि के लिए सक्षम है। ये देखिए 1500 से ऊपर है तो कंट्रोलिंग ऑफिसर, पर ऐसा 3 माह में के अंदर और साल में केवल 4 बार ही कर सकते हैं। 1500 से लेके 5000 तक जो भी आपके सिविल सर्जन हैं या उनके माध्यम से आपको, यदि आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो उनके माध्यम से आपको भिजवाना होगा। उससे ऊपर संभागीय संयुक्त संचालय स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से आपको भिजवाना होगा। और 25,001 से ऊपर का डीएमई करता है। डीएमई में एक समिति होती है, 25,001 से ऊपर का देयक होता है तो वह समिति के माध्यम से प्रस्तुत होता है। ये बताया है 4, 5, 6, 7 में कि कौन कौन सा आपका व्यय है जो पूरी तरह से
शामिल होगा, जैसे आईसीयू का है, ऑक्सीजन का है, ब्लड का है, प्रसूति वाला है। ये कमरे के किराए की बात कर रहे हैं, कमरे का किराया किस हिसाब से होगा, तो सामान्यतः इसमें आधा दिया जाता है, जो भी भुगतान होता है उसका हाफ दिया जाता है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी के केस में कंप्लीट दिया जाता है उनको, जो कमरे का किराया है उस केस में। बाकी आप पैथोलॉजी वगैरह में जो खर्चा करते हैं, एक्सरे वगैरह में, वो तो पूरा आपको मिलेगा। एम्बुलेंस का आपको कोई किराया नहीं दिया जाता है, एम्बुलेंस का कोई रिम्बर्स नहीं होता है, नंबर 10 में लिखा है। कृत्रिम अंग के केस में पहली बार में ही शासन देगा, बाकी पंचकर्म वगैरह का आपको भुगतान होगा। उपचार की दर की बात करें तो क्या होता है कि जो निजी चिकित्सालय में है उसमें वो कुछ भी उल्टा सीधा रेट नहीं लगा लें, तो क्या होता है उसमें सीजीएचएस का जो दर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसका दर निर्धारित है, तदनुसार जो होता है उसका भुगतान होता है। निजी अस्पताल तो कितना भी बिल क्लेम कर सकता है, लेकिन ये जनरली जब सीएमएचओ के पास जाता है, सिविल सर्जन के पास जाता है, तो सिविल सर्जन इसका परीक्षण करते हैं और तदनुसार जो सीजीएचएस रेट होता है तदनुसार उसको कटौती करके फिर आगे बढ़ाते हैं, तब उनका भुगतान होता है। तो उपचार की दर जो है वो निजी में आप करा रहे हैं तो वो सीजीएचएस दर की होगी, जो सिविल सर्जन निर्धारित करेगा। यह चिकित्सा अग्रिम सामान्यतः बहुत कम दिया जाता है, आप देखते होंगे कि बजट में भी प्रावधान बहुत कम रखा जाता है। इसको शासन डिमोरलाइज करता है कि एकदम जरूरी है तभी दिया जाए। इसकी लिमिट यह है कि अनुमानित जो व्यय है उसका 80% दिया जाता है, ये सीधे हॉस्पिटल को दिया जाता है, ये इंडिविजुअल को नहीं दिया जाता है। जो भी अनुमानित व्यय है वो निजी अस्पताल अपना जो भी उसका अनुमान है वो अनुमान लिखित में देगा, उस आधार पर दिया जाएगा और उस हॉस्पिटल को सीधे दिया जाएगा। अब इसमें क्या है, आप इन हाउस पेशेंट के रूप में हो, आईपीडी में हो, तभी आपको वो मिलेगा और शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में ही मिलेगा। जो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल आप देखते होंगे हर साल लिस्ट निकलती है, जो चिकित्सा शिक्षा जो निकालता है, जिसमें अभी जैसे हर साल मई में लिस्ट निकलती है और वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मान्य होती है। जैसे अभी राज्य के अंतर्गत 87 हॉस्पिटल्स हैं जो उनकी लिस्ट में है और राज्य के बाहर के 38 हॉस्पिटल उनकी लिस्ट में है। उसी केस में आपको एडवांस दिया जाएगा। यदि फर्स्ट और सेकंड श्रेणी के अधिकारी हैं आप, तो 30,000 से ऊपर यदि अनुमानित व्यय हो, या थर्ड या फोर्थ श्रेणी के कर्मचारी के मामले में 15,000 से ऊपर यदि अनुमानित व्यय हो, तभी अग्रिम आपको मिलेगा। इतना मतलब अनुमानित व्यय हॉस्पिटल के द्वारा क्लेम किया जाना चाहिए लिखित में, तभी आपको होगा, अदरवाइज आपको अग्रिम नहीं दिया जाएगा। वही सीधे हॉस्पिटल को होगा और चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक में इसका समायोजन होगा। ये डिस्चार्ज होने के 1 माह के पहले, आप 1 माह के भीतर आपको समायोजन करा लेना होता है हॉस्पिटल से। जो भी रोगी या उसके घर के परिवार के कोई सदस्य जो एडमिट है, वो जब उनकी छुट्टी होती है तो छुट्टी होने के 1 माह के अंदर इस अग्रिम का आपको समायोजन करा लेना होता है। मतलब हॉस्पिटल द्वारा फाइनल बिल दे और उसका समायोजन हो जाए। यदि असमायोजित रह जाता है तो कर्मचारी के वेतन से उसको वसूली की जाती है। और वही अग्रिम जो होता है वो एक्चुअल आवश्यकता के 15 दिन से पहले नहीं दिया जाता। एक्चुअल आवश्यकता जब भी हो, ऑपरेशन होना, कुछ होना, उसकी डेट से 15 दिन से पहले नहीं दिया जाता। और विदेशों में चिकित्सा पर यह लागू नहीं होता है। वही सबसे पहले आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे और यदि सरकारी हॉस्पिटल में यदि आपको सुविधा नहीं मिलती है, तब आपको निजी हॉस्पिटल में रेफर किया जाएगा। यदि मेडिकल कॉलेज में है तो वहां के सुपरिटेंडेंट के द्वारा, यदि अन्य में है तो आपके सिविल सर्जन, या आयुर्वेदिक में है तो जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा आपको रेफर किया जाएगा। मतलब सबसे पहले आपको सरकारी में ही जाना है, वहां से रेफरल सर्टिफिकेट लेना है। यदि इमरजेंसी केस ना हो तो आपको रेफरल सर्टिफिकेट के बिना रिम्बर्समेंट नहीं होगा। इमरजेंसी केस में भी क्या होता है, इसमें थोड़ा याद रखने की बात है, क्योंकि अधिकतर
इमरजेंसी वाली बात आती है। इमरजेंसी में आप यदि इमरजेंसी केस में आपको एडमिट होना पड़ा किसी निजी चिकित्सालय में, तो निजी चिकित्सालय जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जो मान्यता प्राप्त है, एक जो मान्यता प्राप्त नहीं है। दोनों ही केस में यदि आपको सरकारी कर्मचारी को या अधिकारी को या उसके घर परिवार के किसी सदस्य को आपातकालीन परिस्थिति में किसी निजी चिकित्सालय में एडमिट होना पड़ा, तो एडमिशन के जैसे ही वो उनको एडमिट किया जाता है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आपको लिखित रूप से अपने कार्यालय में अपने एचओडी को और डीएमई को, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को लिखित में आपको बताना होता है कि ये इमरजेंसी वाली स्थिति थी, अतः मुझे अपने परिवार के सदस्य को इनको एडमिट करना पड़ा। ये तो आपको आकस्मिक परिस्थिति में आपने एडमिट करा दिया और आपने सूचना भी दे दी। उसके बाद आपको कार्योत्तर स्वीकृति करानी पड़ेगी। तो कार्योत्तर स्वीकृति यदि मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है तो डीएमई जो है वो सक्षम है, और यदि गैर मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है तो उसमें शासन सक्षम है, शासन से वो होगा। ये थोड़ा याद रखने वाली चीज थी। ये रेफरल हम देख चुके हैं, 48 घंटे वाली चीज भी देखते हैं। ये कार्यकर स्वीकृति में वही आकस्मिक में या राज्य के भीतर या बाहर स्थित मान्यता प्राप्त में आप करा रहे हैं तो कार्यकर स्वीकृति होगी, वही डीएमई इसमें सक्षम है। और भीतर या बाहर गैर मान्यता प्राप्त में शासन, शासन का मतलब यहाँ है राज्य शासन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, क्योंकि उसी ने ये नियम बनाए हैं। जो मेडिकल अटेंडेंट रूल 2013 है ये उन्हीं ने बनाए हैं। यदि वो शिथिल भी करना है तो वही कर सकते हैं, निर्सित करना है वो कर सकते हैं, वही सक्षम है। शासन का मतलब यहाँ वही विभाग है। इसके लिए समिति बनी है शासन स्तर पर, इसकी संरचना आप देख लेंगे। बाकी मान्यता की बात है तो जो भी मान्यता है निजी संस्थाओं को, जैसे हर साल लिस्ट निकलती है, तो राज्य के भीतर वाले जो मान्यता है वो डीएमई के द्वारा की जाती है। मतलब डीएमई जो अपनी छानबीन करेगा और अंततः शासन के द्वारा की जाएगी। और जो बाहर वाले हैं उनके लिए शासन स्तर पर अपनी एक समिति है। राज्य से बाहर जो नेशनल लेवल के इंपॉर्टेंस वाले हैं वो उच्च स्तरीय समिति बनी है और वो वहां पर करेंगे। चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु जो दावा है वो आप जानते होंगे, प्रारूप 1 में किया जाता है, उसमें पूरा विवरण होता है। वो आपको 6 महीने के अंदर करना होता है, ये महत्वपूर्ण है। आपने जो भी खर्चा किया, खर्च करने के 6 महीने के अंदर आपको अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को प्रस्तुत करना होगा जो भी आप दावा कर रहे हैं। उसके साथ वही प्रारूप 2 में आवश्यक प्रमाण पत्र होता है, एसेंशियल सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। एसेंशियल सर्टिफिकेट आपने यदि देखा होगा तो आप जानते होंगे एसेंशियल सर्टिफिकेट क्या है कि जो मान लो मेडिकल स्टोर में उपलब्ध नहीं है ना, डिपो में उपलब्ध नहीं है, तो वो बताते हैं कि ये औषधि इसमें नहीं है, तो ये औषधि जो है बाहर से खरीदी जा सकती है ताकि आप उसका रिइंबर्समेंट कर सकें। तो इस केस में एसेंशियल सर्टिफिकेट होता है। बाकी आपका कैश मेमो वगैरह सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रस्तुत करना होता है। उपचार के अभिलेख जहां पर आपने जिस भी हॉस्पिटल में कराया है वो भी अपने रजिस्टर में एंट्री करके रखता है कि कौन आए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो शासन के संज्ञान में आ सके कि हाँ ठीक है। अब डीडीओ को प्रस्तुत किया जाएगा, है ना, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की मांग का विवरण डीडीओ को प्रस्तुत किया जाता है। वही सब पूरा परीक्षण करेंगे। वो थोड़ा सा मेडिकल वाले में विशेष रूप से देखना होता है कि आपको सब कुछ नियमानुसार है कि नहीं, जो कैश मेमो लगे हैं सही है कि नहीं, सारी रसीद ठीक है कि नहीं, या रिम्बर्समेंट किया है वो ठीक है कि नहीं। सिविल सर्जन को आपको फॉरवर्ड करना होगा ये देखने के लिए कि भाई जो रेट है यदि निजी की चिकित्सालय वाले हैं तो वो सही लगाए हैं कि नहीं, तो वो सीजीएचएस रेट के हिसाब से उसको सही करके देते हैं।
आहरण का तो ये है ही आपके CGTC 24A में आहरण किया जाता है और किस के अंतर्गत, तो वही उद्देश्य शीर्ष 01 वेतन भत्ते में 015 करके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, इसी में आपको बजट मिलता होगा, इसी में आप करते हैं। कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के उपचार की सीमा, तो वो भी वही है जो कर्मचारी के केस में है, कुछ भी अलग नहीं है। भाई कर्मचारी अपना कराए या उसका परिवार का, यदि वो डेफिनेशन में शामिल है तो वो उसमें करा सकता है। निर्वचन करने का अधिकार शासन को है इसके, वही जो मतलब जो विभाग है वही करता है। शिथिलीकरण की शक्ति भी उन्हीं है और संशोधन भी वही कर सकते हैं। ये सबसे लास्ट में देखेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे स्लाइड में। ये वो अनुसूची 1 में बता रहा था जो स्पेशल केसेस है, विशेष जो रोग है उसके केस में ये बीमारियां हैं जिसमें आपके पेंशनर माता पिता भी आपके परिवार की डेफिनेशन में शामिल होते हैं। सामान्यतः तो नहीं होते हैं पर ऐसे केस में होते हैं। अब चिकित्सा अग्रिम जो है वो अपने वित्तीय अधिकार पुस्तिका बताती है कि वो HOD सक्षम है। HOD उसको चिकित्सा अग्रिम जो है वो जारी कर सकता है। हेड ऑफ ऑफिस को चिकित्सा अग्रिम की पावर नहीं है, जबकि यात्रा अग्रिम का मैंने बताया था कि यात्रा अग्रिम जो है वो कार्यालय प्रमुख जारी कर सकता है, लेकिन चिकित्सा अग्रिम जो है वो HOD सक्षम है। HOD इसके समायोजन की अवधि भी बढ़ा सकता है। मैंने बताया कि छुट्टी होने के 1 महीने के अंदर समायोजन करना होता है, तो ये समायोजन की अवधि भी बढ़ा सकता है HOD ही। और यदि कोई शासकीय कर्मचारी या उनके परिवार का सदस्य जो एडमिट था और जिसके लिए अग्रिम लिया गया था, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के केस में HOD जो है वो चिकित्सा अग्रिम उस राशि को माफ भी कर सकता है, इसमें सक्षम HOD है। यदि चिकित्सा प्रतिपूर्ति का देयक जो है वो 6 महीने के अंदर, मैंने बताया कि छुट्टी होने के 6 महीने के अंदर आपको करना होता है, सॉरी देयक के भुगतान के 6 महीने के अंदर करना होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर यदि आपने प्रस्तुत नहीं किया है वो, तो उसके लिए फिर एक रास्ता ये है कि HOD को फिर भेजना पड़ता है प्रकरण। हेड ऑफ ऑफिस की या नियंत्रक अधिकारी की शक्ति से वो बाहर हो जाता है, 6 महीने की जैसी अवधि निकल जाती है तो वो HOD को भेजना होता है। HOD उस प्रतिपूर्ति देयक का गुण के आधार पर अवलोकन करके और फिर निर्णय लेते हैं कि इनको अनुमति दी जाए कि नहीं। तो 6 महीने के अंदर इसको प्रस्तुत करना होता है, उससे ऊपर HOD की पावर। तो आपने देखा कि प्रारूप 1 में आप सामान्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं और प्रारूप 2 जो है वो एसेंशियल सर्टिफिकेट होता है जिसमें बताते हैं कि भाई दवा यहाँ उपलब्ध नहीं है स्टोर में, इसलिए बाहर से ली गई। अब इसके बारे में और कुछ पूछना है तो बताएं। सॉरी मैं लास्ट में काफी फास्ट हो गया, लेकिन यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि समय भी काफी हो गया था। हेलो, हेलो, किसी को कुछ डाउट है इसमें? डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम सेशन खत्म करते हैं। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लियर है। जी जी चलिए, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ पूछना है तो बिल्कुल हम चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो सेशन खत्म करते हैं लगभग। Presentation was very good, sir. Thank you, sir. सर, हाँ, स्लाइड शेयर कर देंगे सर, जी शेयर कर देंगे सर मटेरियल। हाँ, मैं ये पहले ही दे चुका हूँ वहां पर, तो दीपक प्लीज सभी से शेयर कर देंगे। Okay, sir, I will share it. चलिए ठीक है, तो समाप्त करें। चलिए, थैंक यू, सभी को धन्यवाद बहुत बहुत।